इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा था, तो अब ये दूसरे टाइप का डिस्काउंट है जो कि एक सेलर अपने कस्टमर को दे सकता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट का दूसरा नाम सेटलमेंट डिस्काउंट भी है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सेटलमेंट डिस्काउंट लिखा हुआ है या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट लिखा हुआ है तो इन दोनों का मतलब अलग होगा, या अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब कोई अल्टरनेटिव नेम यूज़ होता है किसी टॉपिक का, और फिर ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता ही नहीं, कैसे करूँगा। तो ये दोनों नाम आपको जहन में रखने हैं, एग्जामिनर कोई भी नाम यूज़ कर सकता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। तो अब इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? तो इसमें यह है कि जो सेलर है, सेलर अपने बायर को डिस्काउंट देता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, पर अब वो नॉर्मल डिस्काउंट नहीं होता, ये थोड़ा स्पेशल होता है इसलिए क्योंकि इसमें आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देते हो कि अगर आपने 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हमें पेमेंट कर दी तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि वो ये डिस्काउंट कस्टमर्स को इनकरेज करता है कि वो जल्दी पे कर दें। किससे जल्दी पे करते हैं? क्रेडिट पीरियड से। ठीक है, क्रेडिट पीरियड क्या होता है? क्रेडिट पीरियड ये होता है कि अक्सर जब एक तो कैश सेल होती है उसमें पैसे उसी वक्त मिल जाते हैं, जो क्रेडिट सेल होती है उसमें पैसे बाद में मिलते हैं, ये आपको पता होगा। पर ऐसा नहीं है कि बाद में जब कस्टमर का दिल करे तब वो पे करे, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए एक क्रेडिट पीरियड शुरू में ही सेट हो जाता है, जैसे 30 डेज़ या 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड होता है, तो उसके अंदर ही कस्टमर को पैसे पे करने होते हैं, वो अक्सर कर भी देते हैं। तो अब ये प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट जो है उसका अलग से फ़ायदा ऐसे होता है कि वो कस्टमर को 30 डेज़ के बजाय बोलता है कि भाई आपको जो भी डिस्काउंट मिला था ठीक है वो सही है, पर उसके अलावा आपको ये सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आपने 6, 7 या 8 दिन, 10 दिन इसमें पे कर दिया। तो इससे होगा ये कि जो सेलर है उसको पैसे जल्दी मिल जाएंगे, और कस्टमर भी अगर जल्दी पे कर लेगा तो उसको डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये होता है इसका रीज़न। अब ये डिस्काउंट डिसाइड कौन करता है? कस्टमर डिस्काउंट डिसाइड करेगा या बिज़नेस? तो सिंपली बिज़नेस जो है वो डिसाइड करता है। अगर मेरी दुकान है तो मैं डिस्काउंट सेट करूँगा कि कितना परसेंटेज मुझे डिस्काउंट देना है और कितने दिन के अंदर जो है टर्म्स होंगी, वो कस्टमर के पास ये पावर नहीं होती। सही है, तो बिज़नेस सेट करता है कि मुझे कितना डिस्काउंट देना है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेंगे। सही है, तो एग्जाम्पल में मिसाल डिस्काउंट मैंने सेट किया कि भाई मैं 5% जो है वो डिस्काउंट दूंगा अगर पेमेंट जो है 7 दिन के अंदर मुझे मिल गई। अल्दो हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्रेडिट पीरियड होगा वो 30 डेज़ का होगा। 30 डेज़ का टाइम है कस्टमर के पास कि वो उस 30 डेज़ में कभी भी पे कर ले, और अगर उसने पहले हफ्ते के अंदर ही पेमेंट कर ली तो उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 8वें दिन या 9वें दिन या 10वें दिन या फिर 30वें दिन कभी भी पे करेगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिर्फ 7 दिन के अंदर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ तक उसको कभी भी अगर वो पेमेंट उसने कर दी तो फिर उसको ये 5% डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं। व्हाट डज द इनवॉइस शो? अब इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस जो बिल होता है, सही है, ये जो हमारे पास बिल है या इसको इनवॉइस कहेंगे, तो इसमें हम कितना अमाउंट लिख के भेजेंगे कस्टमर को, और वो क्या बिफोर होगा या आफ्टर डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट से यहाँ पे मतलब ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट है। तो ये बिफोर या आफ्टर कितना अमाउंट लिख के आपको उसको बिल सेंड करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि अमाउंट हमेशा जो भी इनवॉइस पे शो होगा, ठीक है, वो हमेशा बिफोर द डिस्काउंट आएगा, सेटलमेंट डिस्काउंट से पहले वाला। बिल की शक्ल कैसी होगी? जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखी होगी XYZ जितनी भी है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस के बाद यहाँ पे हमारे पास अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो अप्लाई किया हुआ होगा। सही है, और उसके बाद हमारे पास ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है ये यहाँ पे अप्लाई कुछ भी नहीं होगा। इसको हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे कि 5% है अगर 7 डेज़ के अंदर पेमेंट हो गई। यहाँ पे सिर्फ हम मेंशन कर देंगे, नोट लिख देंगे, ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, और ये जो आखिर में नेट अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बिल बनेगा जिसमें अमाउंट हमेशा बिफोर द डिस्काउंट हम मेंशन करेंगे, और सिर्फ नोट लगा देंगे कि अगर 7 दिन में आपने पे कर दिया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एग्ज़ाम एडवाइस में क्या हमें मिला है, ये जो स्टडी हब में लिखा हुआ है कि उसमें आप हमेशा, आपको अगर ये वाला प्रॉम्प्ट पेमेंट वाला डिस्काउंट वाला कोई सवाल आएगा
तो उसमें या तो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट पूछेगा या सेल्स टैक्स का पूछेगा कैलकुलेशन के अंदर। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको वो प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी दे दे और सेल्स टैक्स भी देते और आपको दोनों साथ में करने हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपके लिए एग्जामिनर ने एक काइंड ऑफ आसानी कर दी है कि या तो आप सेल्स टैक्स वाली कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगे या फिर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट वाली में होगे, दोनों कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगी, तो ये काफ़ी सिंपल कर देगा। पर याद ये रखिए कि उसने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि वो ट्रेड और सेटलमेंट डिस्काउंट दोनों साथ नहीं दे सकता, वो दोनों साथ देगा और उसकी जो एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चंस करवाएं उसमें इसने साथ में ही दिए हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 मेन सूट हैं, इसके पैसे ये लगे हुए हैं 224 और 3 वुमेन सूट्स हैं और 150 इसके पैसे हैं। अब इस पे हमें क्या मिल रहा है, 7% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर हमने पेमेंट विद इन 7 डेज़ कर ली। तो अब इसका हम बिल या इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, सही। तो अब हम पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3 मेन सूट है और 224 ईच है, 3 सूट्स हैं 224 ईच, तो ये हो जाएंगे 672। यहाँ पे हम लिखेंगे ये 224 है डॉलर्स और 3 सूट्स हैं, तो ये हमारा हो गया 672 अमाउंट। और वेमेन सूट है 150 और 3 ईच, 150 मल्टीप्लाई बाय 3 450, ये आ जाएंगे 450 और ये थे डॉलर 150 के। तो अब हमारा टोटल जो अमाउंट हो गया है वो क्या आ गया, 450 प्लस 672 1122। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई, ठीक है, या सेलिंग प्राइस जो भी आप कहते हैं, ये आ गई। तो अब इस पे हमारे पास 7% डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट उसी वक्त ही हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 7% डिस्काउंट रखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमारे पास 1122 पे 7% डिस्काउंट बनता है 78.54। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हम इसमें से माइनस करेंगे 1122 में से, तो हमारे पास ये जो बिल आ जाएगा वो आ जाएगा 1043.46 का। अब हमने समझिए कि ये जो है 7 दिन के अंदर ही हमने पेमेंट कर लिए, तो 5% का डिस्काउंट हमें और मिलेगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट डिस्काउंट 5% क्यों, क्योंकि हमने 7 दिन के अंदर पेमेंट कर ली। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि अब ये जो 5% डिस्काउंट है, जैसे हमने ट्रेड डिस्काउंट 7% सेलिंग प्राइस पे लगाया था, तो 5% भी हम इस पे कैलकुलेट करके इसका 5% और डिस्काउंट कर दें, तो फिर आंसर गलत आएगा। आपको ट्रेड डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस में निकालनी है, अगर ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, सिर्फ सेटलमेंट डिस्काउंट है, तो सेटलमेंट डिस्काउंट भी आपको सेल प्राइस पर निकालना है। पर अगर ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट दोनों अप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं, तो जब आपका नेट अमाउंट आएगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो उसके ऊपर आप सेटलमेंट डिस्काउंट लगाएंगे, सेल प्राइस के ऊपर सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो हम इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं नेट अमाउंट पे सेटलमेंट डिस्काउंट। तो 1043.46 पे हमने 5% और डिस्काउंट लगाया, तो हमारा डिस्काउंट आ रहा है 52.173। ठीक है, ये डिस्काउंट आ गया। और अब जो पेमेंट करेगा कस्टमर, वो क्या करेगा, 1043.46 माइनस 52.173। तो अब उसने जो पेमेंट करनी है 991.287, या 287 ना भी लिखना चाहिए तो भी खैर होगी, या इसको आप 992 करते हैं तो भी ठीक है। तो ये इस तरीके से डिस्काउंट होगा। तो अब इसमें याद रखने वाली क्या बात थी कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट दोनों दिए हुए हैं, तो सेटलमेंट डिस्काउंट आप इस नेट अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। अगर सिर्फ सेटलमेंट डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप सेलिंग प्राइस पे जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 5%, ट्रेड डिस्काउंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करना तो हमने सीख लिया, पर अकाउंटिंग अभी हमने इसकी नहीं सीखी, तो अकाउंटिंग अब सीखेंगे।
अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये समझे कि पैसे जो हैं, रेवेन्यू जो है, वो आप कितना रिकॉर्ड करते हो, वो आप एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन के हिसाब से करते हो। कंसीडरेशन मतलब सिंपली आपकी जो पेमेंट है। अब पेमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कंसीडरेशन में आपको कैश भी मिल सकता है, आपको वो दूसरा कोई सामान भी दे सकता है, या कोई शेयर्स भी दे सकता है। तो कंसीडरेशन बेसिकली पेमेंट का मेथड है, फिर मेथड कोई सा भी हो सकता है। तो हमारे FA1 लेवल पे जो है कैश ही कंसीडरेशन होता है। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रेवेन्यू कितना बुक करना है, जितनी एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन है। अब एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन या एक्सपेक्टेड जितना अमाउंट हमें आना है वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल से समझिए। अब कस्टमर हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है कस्टमर A, दूसरा है कस्टमर B। सही। तो अब कस्टमर A जो है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो डिस्काउंट लेगा। अब हमारी एक्सपेक्टेशन वो कैसे डेवलप हुई, क्योंकि पास्ट में भी ये हमेशा डिस्काउंट अवेल करता आया है। हमने अगर लगाया कि 7 दिन के अंदर जो पे करेगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो कस्टमर A हमेशा डिस्काउंट जो है वो अवेल करता था और 7 दिन के अंदर पेमेंट कर लेता था। पर ये जो कस्टमर B है, इसका अगर हम पास्ट में पेमेंट का तरीका देखें तो वो कभी भी उसने ये सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिया। वो हमेशा 30 डेज होते थे तो 30th डे पे ही पे करता था, कभी भी जल्दी पे नहीं करता था। तो इसकी नेचर क्या थी कि ये डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेगा। तो ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेशन, और वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रांजैक्शंस पे हम कर सकते हैं। सही। तो अब जब हमें पता है कि A और B का तरीका क्या है, तो जब A के लिए हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो डिस्काउंट लेगा, क्योंकि वो हमेशा डिस्काउंट लेता हुआ आया है। तो हम जब उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो हम डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट उसमें से माइनस करते हुए रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, वो तो उसने डिस्काउंट लेगा नहीं लेगा हमें तो पता नहीं है। तो अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें जो एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन पे रिकॉर्डिंग करनी है। सही। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ऐसा कह रहा है तो हम ऐसा ही करेंगे। तो हम अगर इसका नेचर ये है कि ये डिस्काउंट पास में लेता हुआ आया है, तो अभी भी हम जब इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट माइनस करके ही रिकॉर्ड करेंगे। और अगर इसकी B की नेचर ये है कि डिस्काउंट नहीं लेता, तो हम इसका डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट रिकॉर्ड किए हुए इसका अमाउंट जो है, रेवेन्यू जो है, रिकॉर्ड करेंगे। और डिस्काउंट, कौन से डिस्काउंट की बात हो रही है, सेटलमेंट डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा हमेशा माइनस होके ही आता है, क्योंकि वो जब सेल हो रही होती है उसी वक्त ही डिस्काउंट मिल जाता है। और सेटलमेंट डिस्काउंट में ऐसा नहीं है। सेटलमेंट डिस्काउंट में वो डेज पे बेस्ड है कि 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 3 में। अगर 7 दिन का टाइम है तो वो 1 से 7 तारीख से किसी में भी कर सकता है। तो वो इस वजह से हम इसमें एक्सपेक्टेशन के बेस पे काम कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट में उसी वक्त ही वो फैसला ले लेता है कस्टमर, और उसी वक्त उसको जो है डिस्काउंट मिल जाता है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट में ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हैं। अब दो तरह की एक्सपेक्टेशंस आपने देख ली और उसका रेवेन्यू भी देख लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, जैसे इनिशियल रिकॉर्डिंग पे हम आ रहे हैं। इनिशियल रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि पहले जब भी सेल हुई तो उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम क्रेडिट सेल्स वाला सारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें पेमेंट कैश में तो होगी नहीं, और सेटलमेंट डिस्काउंट आपको कैश पेमेंट पे मिलता भी नहीं है, क्रेडिट पेमेंट पे मिलता है। क्योंकि क्रेडिट जो सेल है उसमें हम बाद में पेमेंट करते हैं, तो उसमें ही हम ये 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन वाला डिस्काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कैश ट्रांजैक्शन हुई तो उसी वक्त ही पैसे मिल जाएंगे, तो ये 7-5 दिन वाला हम कुछ कर भी नहीं सकते। सही। तो इसलिए हमें जो है ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे ही देखने को मिलता है। बाकी अगर उसकी बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो वो दोनों ट्रांजैक्शंस में हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन में उसी वक्त ही हो जाएगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी बाद में हम ट्रेड डिस्काउंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो जब पे करेगा तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद पे करेगा। सही। तो खैर अब हम सेटलमेंट डिस्काउंट के लिए देखेंगे कि जैसे हमारे पास गुड्स की प्राइस क्या है, 1120, और हमें उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है जितना भी था मिल गया। ये 10% ही है इसका 1120 का, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% हमें मिल गया। तो नेट अमाउंट ये है। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब हम सेटलमेंट डिस्काउंट इस पर अप्लाई करेंगे
जो कि 5% है, तो वो किस अमाउंट पे करेंगे, इस अमाउंट पे नहीं, इस अमाउंट पे करेंगे। सही है। तो जब सेटलमेंट डिस्काउंट हम लगा रहे हैं तो 1008 जो है उस पर हमने सेटलमेंट डिस्काउंट लगाया 5%, तो हमारे पास वो आया 50.4। अब ये डिस्काउंट हमने इसमें से माइनस किया, 1008 में से माइनस 50.4, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 957.6। तो अगर सेटलमेंट डिस्काउंट मिल जाता है कस्टमर को तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 957.6। अगर वो सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेता तो फिर उसको $1008 जो डॉलर्स हैं पे करने पड़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, इनिशियल रिकॉर्डिंग इफ़ एक्सपेक्टेड। इफ़ एक्सपेक्टेड क्या, अगर हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे ए पे हमने एक्सपेक्ट किया था ना वो हमेशा डिस्काउंट लेता है, तो ठीक है, अगर वो हमेशा डिस्काउंट लेता है तो मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट भी ये लेगा। तो जब हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो हम 957.6 की सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें लगता है वो डिस्काउंट ले लेगा और उसके पैसे बच जाएंगे, तो ये हमें इतना ही अमाउंट देगा। और हम रिसीवेबल क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही ये किया है कि सेल्स इतने की होगी, तो जाहिर सी बात है कैश भी उतने का ही देगा, तो रिसीवेबल भी हम उतने का ही रिकॉर्ड करेंगे, 957.6। और जब हमारे पास सेटलमेंट होगी, मतलब जब वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने आएगा, तो जब पेमेंट करने आएगा तो सेल्स तो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो रिसीवेबल हमारे जो यहाँ पर हैं, रिसीवेबल हमारे यहाँ पे डेबिट हमारा कैश हो जाएगा 957.6, और क्रेडिट जो हमारा है वो जो है रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। ठीक है, सिंपल रिकॉर्डिंग हुई। हमने सोचा था कैश जो है वो ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है ये वो लेगा, और उसने सेटलमेंट डिस्काउंट लिया, हमें जल्दी पे कर दिया, तो हमारी ये इनिशियल रिकॉर्डिंग हो गई, ये पेमेंट पे रिकॉर्डिंग हो गई। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर हमने किया था कि भाई वो डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेगा, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेगा, हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी, तो यहाँ पर हम सेटलमेंट डिस्काउंट अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद नेट अमाउंट था हम वही लेंगे। तो 1008, तो ये हमने सेल्स रिकॉर्ड कर ली और रिसीवेबल भी हमने उतने अमाउंट का बना लिया विदाउट डिस्काउंट। तो अब हमारी जब वो पेमेंट कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेबिट कैश आ जाएगा। कैश कितने का आएगा, जाहिर सी बात है जितना ये था रिसीवेबल, और क्रेडिट हमारे पास रिसीवेबल हो जाएगा, और वो कितना था 1008। सही। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर जैसे एक्सपेक्टेशन थी उसी तरीके से कस्टमर ने पे कर लिया तो इतना ईजी हमारा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल कहाँ हो जाता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये कस्टमर जो ए था वो डिस्काउंट लेगा, तो हमने जो सेल्स है वो आफ्टर डिस्काउंट जो है सेटलमेंट डिस्काउंट रिकॉर्ड की थी, रिसीवेबल भी उतना रिकॉर्ड किया था, और उसने डिस्काउंट लिया तो उसने कैश भी हमें आफ्टर डिस्काउंट का दिया और रिसीवेबल हमने ख़त्म कर लिया। हमने बी का सोचा था कि वो डिस्काउंट नहीं लेता, तो हमने विदाउट डिस्काउंट इसकी सेल्स और रिसीवेबल रिकॉर्ड किया और कैश भी उसने उतना दिया रिसीवेबल। पर अगर इसका उल्टा हो जाता है, कस्टमर ए जो कि हमारा अच्छा कस्टमर है वो बुरा बन जाता है, वो डिस्काउंट नहीं लेता, और हमारा बी जो है वो अच्छा बन जाता है और वो डिस्काउंट ले लेता है, तो फिर हमने इनिशियल रिकॉर्डिंग तो अपनी एक्सपेक्टेशन के बेस पे कर ली थी, वो तो सेम ही रहेगी ये वाली। सही है। पर ये जो यहाँ पे सेटलमेंट पे है ना, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो वो कैसे आएंगे, ये देखिए। रिकॉर्डिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर इफ़ पेड एज एक्सपेक्टेड देन नॉर्मल एंट्री। अगर एक्सपेक्टेड था जैसे तो नॉर्मल एंट्री होगी, रिसीवेबल हम ख़त्म करेंगे, कैश हम डेबिट कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर किया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये तो किए हुए ना, ये नॉर्मल है। पर इफ़ नॉट एज एक्सपेक्टेड, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसे नहीं होगा, तो कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। अब उसके दो केसेस हैं। सही। पहला केस ये है कि कस्टमर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवांटेज बट डज। ये जो बुरा वाला कस्टमर था ना ऊपर, जैसे हमने बात की, अब वो डिस्काउंट उसको हमने सोचा था नहीं लेगा क्योंकि उसने कभी डिस्काउंट लिया ही नहीं, तो अब उसने क्या किया, डिस्काउंट ले लिया। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश जो अमाउंट उसने पे किया, अब कौन सा अमाउंट पे किया, अब देखिए ऊपर, अब ध्यान से देखिए,
बुरा कस्टमर था, हमने सोचा था ये सेटलमेंट डिस्काउंट ये नहीं लेगा, पर उसने ले लिया, तो अब वो कैश कितना पे करेगा? इतना नहीं, वो कैश पे करेगा ये आफ्टर डिस्काउंट वाला, क्योंकि उसने डिस्काउंट ले लिया है। तो 957.6 957.6 सही। तो अब यहाँ पे सेल हमारी कितनी हुई? तो सेल जो हमने रिकॉर्ड की थी, ये देखिए ऊपर, ये सेल हमने रिकॉर्ड की थी ना 1008, पर अब हमें उसने डिस्काउंट ले लिया, तो हमारी इतनी तो सेल हुई नहीं। हमारी सेल फिर कितनी हुई? यहाँ पे देखिए, हमारी सेल हुई इतनी, क्योंकि उसने ये वाला डिस्काउंट ले लिया है। तो हमारी सेल्स जो थी, हमने सेल्स रिकॉर्ड की 1008, ठीक है, ये हमने सेल्स रिकॉर्ड की। हमें लगा था कि ये डिस्काउंट नहीं लेगा, पर उसने ये डिस्काउंट ले लिया जो है 5% वाला। तो अब हमें असूलन इस सेल को कम करना होगा। तो हम इस सेल को कम करेंगे कितना परसेंट? 5%। सही। तो 5% हम इसको डिस्काउंट देंगे ये वाला, और हमारी सेल क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। तो बगैर 2-3 एंट्रीज करने के बजाय, ठीक है, नॉर्मल हम क्या करेंगे, जब हमने सेल यहाँ पे इतनी रिकॉर्ड की थी ना, तो हम सेल हमने क्रेडिट की थी, तो अब इसको अगर हम इसमें डेबिट कर दें, अगर इसमें हम ये क्रेडिट थी, तो अगर हम इसमें डेबिट साइड पे हम ये जो डिस्काउंट है 50.4 करते हैं, तो हमारी सेल कम हो जाएगी ना। तो ये जो इसका क्लोजिंग अमाउंट आएगा, वो इसमें से ये डेबिट माइनस हो जाएगा, तो क्लोजिंग अमाउंट हमारे पास ये 957.6 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आता क्लोजिंग अमाउंट, यहाँ पे आता है 957.6 आ जाएगा। तो बस हम ये एंट्री यहाँ पे कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे जितना डिस्काउंट था सेल में से, और हमारे पास क्या हो जाएगा, चीज़ें बराबर हो जाएंगी, हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट फॉर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट लगाया 50.7 था, 50.4 किधर गया? यहाँ पे 50.4 से हमने सेल को कम कर दिया। अच्छा, किसी बिजनेस में वो डायरेक्ट इसे सेल को ख़त्म नहीं करते, जैसे हमने अभी किया, वो क्या करते हैं, अलग एक अकाउंट बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउड के नाम से, तो उसमें ये 50.4 डिस्काउंट डाल देते हैं। अब होता क्या है, ये होता है कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब क्या? अब ये जो साल के एंड में जितनी भी सेल्स थी ना, तो उसमें से जाके नीचे ये डिस्काउंट वाला कॉन्ट्रा अकाउंट माइनस कर लेंगे। जैसे इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे ये सेल्स है, तो सेल्स हमारी थी 1000 जो भी ये था, और उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्काउंट वाला वो आ जाएगा अकाउंट, उसमें जैसे अमाउंट जैसे 50 वाला था, तो ये तब माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेल्स हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक ये है कि आप जो है जब डिस्काउंट वाली चीज़ आई तभी आप सेल में से आपने हटा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे हटाया, या फिर आप दूसरा अकाउंट बनाओ और उसमें ये रिकॉर्ड कर लो अमाउंट, और फिर जब साल ख़त्म होगा तब जितना भी अमाउंट था वो आप सेल में से माइनस कर लोगे। सही। तो अब बाकी क्या होगा, रिसीवेबल्स का क्या होगा? रिसीवेबल में क्योंकि हमें कैश इतना मिला है, तो हम रिसीवेबल भी इतना अमाउंट काटें? नहीं, वो गलत आंसर हो जाएगा। देखें, पहला असूल ये कि जितना क्रेडिट एंट्री आप करते हैं उतनी डेबिट एंट्री होती है। तो जब क्रेडिट एंट्री हमारे पास यहाँ पे हमें लिखनी है, और हम अगर अपनी डेबिट एंट्री देखें, तो डेबिट एंट्री इन दोनों को हम प्लस करें तो कितनी होगी? वही होगी ना, सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। कितनी आएगी? ये डेबिट एंट्री है, तो क्रेडिट एंट्री भी इसके बराबर होनी चाहिए, तो वो 1008 हो जाएगी, है ना, 1008। सही है, उतनी हो जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि जब हमने इनिशियल रिकॉर्डिंग की थी, तो हमने रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड किया था? तब हमने रिसीवेबल 1008 किया था। तो जब हम रिसीवेबल अकाउंट को ख़त्म करेंगे, तो हम पूरे अमाउंट से ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब बाद में, अब रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, इतना अमाउंट हमें मिलना है। जब उसने पे ही हमें इतना कर दिया और आगे का पे नहीं करेगा क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल चुका है, तो रिसीवेबल हम अगर इसमें से इतना अमाउंट माइनस करें, तो बाकी का तो कुछ बच जाएगा ना, 50.4 रिसीवेबल के अंदर बच जाएगा ना, तो वो तो कोई पे करने आएगा ही नहीं, तो क्या हमेशा रिसीवेबल खड़ा रहेगा? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पूरा अमाउंट जो हमने रिसीवेबल में रिकॉर्ड किया था वो हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब वो उतना नहीं मिलेगा।
और कैश जो हमें मिला वो हमने जितना मिला उतना रिकॉर्ड किया, जितना हमारे हाथ में देके गया कस्टमर। उसके बाद जो सेल्स है, क्योंकि वो अब कम हो गई क्योंकि डिस्काउंट मिल गया, तो या तो डिस्काउंट वाला अकाउंट बना लें और उसमें ये रिकॉर्ड कर लें, या फिर सेल्स को डेबिट कर दें डिस्काउंट वाले अमाउंट से। तो ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेड था कि वो डिस्काउंट लेगा पर उसने डिस्काउंट नहीं लिया। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको समझने में इजी होगी अगर आपको ऊपर वाली चीज़ समझ में आ गई है। हमारा कस्टमर एक्सपेक्टेड था कि वो डिस्काउंट लेता है, तो हमने रिकॉर्डिंग जो की थी वो आफ्टर डिस्काउंट की थी। सही, मैं आपको दिखा दूँ अगर दोबारा। हमारा एक्सपेक्टेड था कि वो डिस्काउंट लेगा, तो हमने ये वाला अमाउंट जो है आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट वाला रिकॉर्ड किया था 957.6। पर अब उसने क्या किया, डिस्काउंट नहीं लिया। तो जब उसने डिस्काउंट नहीं लिया, ये वाला डिस्काउंट नहीं लिया, तो वो इतना अमाउंट हमें पे करके जाएगा। तो जब इतना अमाउंट पे करके गया तो हमने सेल्स भी कम रिकॉर्ड की थी, तो सेल्स भी हमें बढ़ानी चाहिए, तो हम ऐसा ही करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब कैश कितना वो दे गया, अब उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं, डिड नॉट टेक डिस्काउंट, तो वो कैश हमें वो 1008 ही दे के जाएगा। सही। और उसके अलावा जो डिस्काउंट उसको कितना मिलने वाला था, ये सोचिए। डिस्काउंट उसको मिलने वाला था 50.4 का। 50.4 का उसको डिस्काउंट मिलने वाला था, उसने डिस्काउंट नहीं लिया, तो सेल्स हमारी बढ़ गई 50.4 से। सही। तो अब रिसीवेबल हम कितना हटाएंगे, सोचिए। रिसीवेबल हमें कितना हटाना चाहिए, रिसीवेबल हम उतना ही हटाएंगे जितना हमने इनिशियली रिकॉर्ड किया था। तो रिसीवेबल हमने कितना रिकॉर्ड किया था, ये यहाँ पे इफ एक्सपेक्टेड, ये 957.6 957.6। अब आप इसमें दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं जो डबल एंट्री वाला। एक तो हमारे पास कैश आया और डिस्काउंट ख़त्म हो गया, तो सेल्स को हमने बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे एक एंट्री डेबिट की है, एक क्रेडिट की है, और रिसीवेबल हमें पता है कि क्रेडिट होगा क्योंकि वो उसको हमें ख़त्म करना है। तो अगर आप देखिए तो डेबिट की हमारी 1008 की एंट्री हुई है और सेल्स की हमारी 50.4 की एंट्री हुई है जो कि क्रेडिट है। तो क्रेडिट हमारा डेबिट से 957.6 डॉलर्स कम है, तो जाहिर सी बात है वो बैलेंसिंग एंट्री यहाँ पे हो जाएगी क्रेडिट की। और अगर आपने रिसीवेबल जितना इनिशियली रिकॉर्ड किया था उतना नहीं हटाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर आप कैश जितना हटाएंगे ना, तो कैश जितना हटा देंगे तो इतना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जितना आपने हटा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। सही, एक्स्ट्रा वो वहाँ पे हट जाएगा रिसीवेबल दूसरे किसी अकाउंट का। तो इसलिए हम इस तरीके से ये करते हैं। तो अब बस ये बात याद रखिएगा कि इन एंट्रीज़ में ये जो कैश क्या कहते हैं इसको, सेटलमेंट डिस्काउंट वाली ये जो एंट्रीज़ है, सही, तो इसमें जो रिसीवेबल हम हमेशा रिमूव करते हैं वो जितना हमने इनिशियली रिकॉर्ड किया था उतना ही रिमूव करेंगे अगर एक्सपेक्टेशन के बरक्स हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई। रिसीवेबल हमेशा उतना ही रहेगा। और सेल्स को कम या ज़्यादा हम कितने अमाउंट से करेंगे, जितना डिस्काउंट था। और कैश हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना कस्टमर हमें आखिर में आके पे करके गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। अब नीचे दूसरा ये एग्जाम्पल है जो कि हम सॉल्व करेंगे केस 1 और केस 2 के हिसाब से। सही। तो अब हो सकता है कि ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर जो है आपको समझ में आ जाए और भी ज़्यादा और इसके थ्रू। तो चलिए ये करते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि इस सवाल को सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपसे हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो देखिए, होप समझ में आ जाएगा। सही। तो हमारे पास प्राइस क्या है, पहले जैसे भी इस तरीके के सवाल आए ना, पहले आप प्राइस देख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट देख लीजिए, सेटलमेंट डिस्काउंट देख लीजिए और कितने डेज़ में है वो देख लीजिए। अब हम पहले क्या कर लेंगे, पहले हम जल्दी से इसका दोनों डिस्काउंट्स माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्राइस ये है, तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमारा आएगा 1122 मल्टीप्लाई बाय ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास 7% है, तो ये 78.54 आ जाएगा, 78.54। और ये जब हम प्राइस में से ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा,
78.54, हमारे पास ये आ जाएगा 1043.46 सही। और सेटलमेंट डिस्काउंट मैंने आपको बताया, अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो प्राइस पे लगता है, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है उस पर सेटलमेंट डिस्काउंट लगेगा। तो अब इस अमाउंट का 5% हम निकालेंगे, तो इस अमाउंट का 5% होता है 1043.46 और इसका 5% 52.173 सही। तो वो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा, अगर इसमें से हमने ये माइनस कर लिया 1043.46 तो हमारे पास 991.287 भी है, पर उसको हम इग्नोर करेंगे सही। तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब केस 1 है कि हमने डिड नॉट एक्सपेक्ट बट डिड, क्या डिड, उसने डिस्काउंट ले लिया। तो हमने क्या किया था, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डिस्काउंट लेगा। तो जब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो हम कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ये बगैर सेटलमेंट डिस्काउंट वाला। तो हमने क्या डाला, हमने सेल्स में लिखा 1043.46 और रिसीवेबल भी हमने उतने अमाउंट का बनाया, क्योंकि हमें था कि ये 1 महीने के बाद हमें इतना कैश दे के जाएगा। पर क्या हुआ, पर ये हुआ कि उसने डिस्काउंट ले लिया, तो अब वो हमें कैश कितना देगा, जब उसने सेटलमेंट डिस्काउंट ये वाला ले लिया तो वो अब हमें कैश 991 जाके देगा सही है। तो 991 उसने कैश दे दिया। अब सेल्स हमने इतनी रिकॉर्ड की थी तो सेल्स हमें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने डिस्काउंट ले लिया। तो वो सेल्स हम कितने से कम करेंगे, ये जो डिस्काउंट था उतने से कम कर देंगे, ठीक है। तो ये सेल्स में से उतने पैसे माइनस हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और रिसीवेबल कितने हम यहाँ से हटाएंगे, रिसीवेबल मैंने आपको कहा था जितने इनिशियली रिकॉर्ड किए थे उतने ही करेंगे। तो हमने रिसीवेबल इनिशियली 1043 किए थे, तो यहाँ पे रिसीवेबल भी 1043.46 माइनस कर देंगे सही है। तो अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं डाला है तो वो भी डालेंगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाला करते हैं। नीचे वाला हमने किया था डिड एक्सपेक्ट, हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो डिस्काउंट लेगा। तो जब हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेगा तो फिर यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, ये वाला आएगा 991 सही है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया है कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेगा 991। सेल्स भी हम 991। अब उसने क्या किया, उसने सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिया। जब सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिया तो वो पूरे पैसे देगा, ये वाले ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले। तो 1043.46 यहाँ पे हम डालेंगे 43.46 कैश इतना दे के जाएगा। अब सेल्स क्योंकि हमने कम रिकॉर्ड की थी, अब उसने डिस्काउंट नहीं लिया तो सेल्स हम बढ़ाएंगे। अब सेल्स कितने से बढ़ाएंगे हम, सेल्स 52.173। ये कितने अमाउंट से बढ़ रही है, क्रेडिट हो रही है, जो डिस्काउंट हमने पहले दिया है ना सेटलमेंट, तो वो उसने लिया नहीं, तो हमने वो डिस्काउंट वाले अमाउंट से सेल्स को बढ़ा दिया। अब रिसीवेबल हम यहाँ से कितने हटाएंगे, रिसीवेबल जितने हमने इनिशियली रिकॉर्ड किए थे हमेशा उतने ही हटेंगे। तो इनिशियली हमने 991 रिकॉर्ड किए थे, तो यहाँ पे 991 रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से ये सवाल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया, एक दो चीज़ें रह गई हैं या आपको रिवाइज़ करना है तो स्पीड को 2x पे करके देखिए। और दूसरे भी लेक्चर अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब से 1.5x या 2x पे आप करके सुनेंगे तो आपका लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।